हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने जैसा ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस करना, पैदा करना हर लिविंग ऑर्गेनिज़म का करेक्टरिस्टिक है। यानी अगर अच्छे से मैं आपको बताऊं तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म है, कोई प्राणी है, वो अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज़म करता है, उसका करेक्टरिस्टिक होता है। हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब पेरेंट्स अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? अब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें से प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। बहुत सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स में, बहुत सारे तो नहीं, 2 टाइप के अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आगे बताती हूँ। देखो, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने मोड्स होते हैं। क्लास 6 में हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ चुके हैं ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, कि एक प्लांट में फ्लावर भी होता है, ये हम जान चुके हैं। और वेरियस पार्ट्स पढ़ चुके हैं एक प्लांट के, उसकी फंक्शंस जान चुके हैं। आपको पता है एक प्लांट में रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। रूट्स उसकी जड़ हो जाती हैं, स्टेम तना, और लीव्स क्या हो जाती हैं? लीव्स यानी पत्तियाँ, ये हम जानते हैं। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। और कुछ सर्टेन पीरियड के बाद, यानी कुछ समय बाद जब प्लांट्स ग्रोथ करने लगते हैं तो कुछ समय बाद फ्लावर्स भी उगाते हैं प्लांट्स में। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। मैंगो ट्रीज़ में जब फूल आते हैं वो स्प्रिंग के सीज़न में आते हैं, जुलाई के आसपास के सीज़न में, जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें मैंगो ट्री पे भी फूल आते हैं। तो ये जो फूल हैं, ये जो फ्लावर हैं, यही बाद में जाकर के क्या बन जाते हैं? इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। फ्रूट्स बन जाते हैं। जो मैंगो ट्री पे फ्लावर्स आते हैं, यही फ्लावर्स बाद में जाकर के कुछ समय बाद मैंगो के फ्रूट बन जाते हैं, मैंगो के फ्रूट में बदल जाते हैं, जो हम समर में खाते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। हम फ्रूट तो खा लेते हैं, फल तो खा लेते हैं, लेकिन उसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। फिर सीड्स जर्मिनेट करते हैं और उन्हीं सीड से एक नया पौधा उगाता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? अब यहाँ पर फ्लावर्स का फंक्शन क्या रहा प्लांट्स में? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, यानी प्लांट्स जब अपनी जैसा इंडिविजुअल पैदा करता है तो वो फ्लावर्स की वजह से ही हो पाता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर्स जो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है। फ्लावर से ही रिप्रोड्यूस कर पाता है एक प्लांट। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अब प्लांट्स अपने जैसे बच्चे किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं? 2 तरीक़ों से। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरीके के रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले बात की गई है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? विदाउट सीड्स, सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट को सीड्स यानी बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए प्लांट्स बनते हैं वो सीड्स से ही बनते हैं, यानी बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। सेक्सुअल में क्या होता है?
सेक्सुअल में सीड्स की ज़रूरत पड़ती है और एसेक्सुअल में सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए प्लांट्स हैं वो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स हो जाते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं तो बिना बीज के रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। अब देखो यहाँ पर, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plants, it is known as vegetative propagation. तो vegetative propagation क्या होता है? ये एक asexual reproduction का ही तरीका है, टाइप है, जिनमें जो नए प्लांट्स होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? रूट्स से, स्टेम्स से, लीव्स से और बर्ड्स से। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है एक प्लांट के, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के। तो अब रूट्स, स्टेम, लीव्स और एक और होता है बर्ड, इन सब के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं सारे प्लांट के। और जब वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, इनकी थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ वेजिटेटिव शब्द आया है तो आप समझ जाओ कि वेजिटेटिव पार्ट्स से जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी सीड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। अब एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 8.1। इसमें आपको क्या बोला गया है? कट अ ब्रांच ऑफ अ रोज़ और चंपा विद अ नोड। आपको रोज़ या चंपा की ब्रांच को कट कर लेना है नोड से। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। इसको कटिंग नाम दो। अब देखो, चंपा या फिर रोज़, किसी के भी आपको पौधे को क्या करना है? ब्रांच से कट कर लेना है। इस तरीके से पौधा है, ठीक है। और नोड क्या होता है? नोड से कट कर लेना है, ये बोला एक्चुअली उधर। तो नोड होता है, यहाँ पीछे भी आपको बता रखा है व्हाट इज़ नोड, आगे बता रखा है, एक बार देखते हैं। देखो मैं ही बता देती हूँ। वैसे नोड क्या होता है? जहाँ न्यू लीव्स अराइज होती हैं। जैसे यहाँ देखो, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कट करना है, ठीक है, यहाँ से कट करना है। और इसके नीचे देखो एक न्यू लीफ जो है वो राइज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस तरीके का उगा सा हुआ है कुछ, तो ये नोड होता है। जब आप इसको कट कर लेंगे तो इसको आप कटिंग नाम दे देंगे। पीछे भी आपको बताया गया है, देखो, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल। अभी जो आपने नोड से कट किया है, इस कटिंग को आप मिट्टी के अंदर बरी कर लो, ठीक है। बरी मतलब मिट्टी के अंदर आपको डाल देना है। अ नोड इज़ अ पार्ट, यहाँ पर बोला गया है, अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेज। नोड एक ऐसा पार्ट होता है स्टेम या ब्रांच का जहाँ पर एक लीफ उगती है। तो जहाँ लीफ उग रही है उसके जस्ट ऊपर से कट करना है, यानी नोड से कट करना है। और फिर क्या करो, इसको आप सॉइल के अंदर डाल दो, मिट्टी के अंदर डाल दो। हर रोज़ उस कटिंग को जो आपने काटा है उसको हर रोज़ पानी दो और उसकी ग्रोथ देखो, वो उग जाएगा, एक नया पौधा उग जाएगा। आप देखना कितने दिन लगे, रूट्स आने लगेंगी, ठीक है, और फिर नए लीव्स उगने लगेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आप मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। वाटर में डाल करके मनी प्लांट के साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे बिना सीड के एक नया पौधा उग गया। हमने नोड से कटिंग की और उसे मिट्टी में डाल दिया, यही किया। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द node of leaf which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. A bird consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plants. तो जो फ्लावर के बर्ड होते हैं, बर्ड मतलब कली, आपने फूल की कली देखी है, उसके अलावा जो बर्ड, इनको बर्ड्स कहते हैं कली को, ठीक है। तो बर्ड्स एक्सेल पे भी होते हैं। एक्सेल क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। देखो ये जो नोड पे ये जो पॉइंट है ना, जहाँ लीफ का अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, यहाँ नोड पे ये जो लीफ है का अटैचमेंट है, ठीक है, इसको हम
कहते हैं एक्सिल। तो इसको हम एक्सिल कहते हैं। यहाँ पर देखो एक ऐसे निकला हुआ है ना, आप नोड के नीचे ये जो है, अब इधर क्या होगा, एक ब्रांच, एक स्टेम आएगी और स्टेम पे ऐसे एक लीफ उगेगी, है ना। तो ये जो है इसको एक्सिल कहा जाता है। अब एक्सिल जो बोला गया है यहाँ पर, उसमें आगे कहते हैं कि विच डेवलप इनटू शूट्स, दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। इन बर्ड्स को वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं, जो एक्सिल में, ठीक है, एक्सिल में भी होती हैं। यहाँ पर आपको दिखा रखा है, देखो जैसे यहाँ एक्सिल है और यहाँ देखो पत्तियाँ उग गई एक्सिल से, ठीक है, और यहीं पर ये कली है, ये एक बड है। तो ये जो बड होती है ना एक प्लांट के एक्सिल में, एक्सिल पर जो बड होती है वो भी वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का। उन बर्ड्स को भी वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है। जिसे स्टेम पढ़ा हमने, देखो अभी पीछे हमने वेजिटेटिव पार्ट्स पढ़े थे ना, स्टेम, रूट्स, लीव्स और बर्ड्स भी, ठीक है। तो बर्ड्स भी वेजिटेटिव पार्ट्स में ही आती हैं, वेजिटेटिव बर्ड कहा जाता है इनको। जो एक्सिल पे एक बर्ड होती है उसको हम वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये वेजिटेटिव बर्ड भी नए प्लांट्स को क्या कर सकती है, नए प्लांट्स बना सकती है। इसको काट के अगर आप डालें तो ये भी नए प्लांट्स ग्रो करती है, ठीक है। और इसके आसपास पत्तियां भी होती हैं, जैसे हमने इस पिक्चर में देखा। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। उसके बाद एक्टिविटी आती है, एक आपको फ्रेश पोटैटो लेना है, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो और उसके ऊपर ना कुछ निशान से बने होते हैं, ऐसे लाइन लाइन से बने होती हैं, स्कार्स बने होते हैं खरोच टाइप की, ठीक है। एक पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर आप देखोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, और आपको वहाँ पर भी बर्ड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। बर्ड्स यानी कुछ छोटी छोटी कली टाइप की, जैसे आप देखो ये निकली हुई है ना थोड़ी छोटी छोटी टाइप की, ये बर्ड्स हैं। आलू पे भी बर्ड्स होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। अब आपको आगे एक्टिविटी में क्या करना है, लेट्स सी। देखो दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज। इन स्कार्स को, ठीक है, हम आइज भी कहते हैं। तो ये जो खरोचे टाइप की, निशान टाइप के जो स्कार्स बने हुए हैं ना, ये स्कार्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम आइज कहते हैं। अब आपको पोटैटो को छोटे छोटे पोर्शंस में कट करना है और हर में एक आई होना चाहिए, ठीक है, और आप उन्हें मिट्टी के अंदर डाल दो। अब आप उन पीसेस को कुछ दिनों तक पानी देते रहो और आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ पर तो एक नया पौधा उगाया, ठीक है। इस तरीके से आप जिंजर का भी कर सकते हैं, जिंजर या हल्दी को भी ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफाइलम स्प्रॉट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। तो ये एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, इसके जो लीव्स होती है ना, लीव्स के किनारों पे भी बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। बर्ड्स पाई जाती हैं इस प्लांट के लीव के किनारों पे, ठीक है। तो इस प्लांट के लीव्स पे आपको बर्ड्स मिलेंगी। और अगर इस पौधे का, इस प्लांट का कोई भी लीफ जिसमें बर्ड्स हैं वो गिर गया ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, कोई गीली मिट्टी पे गिर गया, तो हर बर्ड एक नए प्लांट को क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के, कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो भी नए पौधों को जन्म दे देती हैं। जैसे स्वीट पोटैटो और डालिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी रूट्स नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। और ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं, इधर सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप देख रहे हो किन किन पार्ट्स से, कभी बर्ड्स से, कभी रूट्स से नए पौधे उग करके आ रहे हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टी, जो कैक्टस होता है वो नए प्लांट्स को कैसे रिप्रोड्यूस करता है, जब उनका पार्ट डिटैच हो जाता है। कैक्टस का आप कोई भी पार्ट डिटैच कर लो, ठीक है, और उससे डाल दो। कहाँ डाल दो, मतलब मेन जो, जैसे एक कैक्टस है उसकी मेन जो बॉडी है उससे कोई पार्ट डिटैच कर लो और मिट्टी में डालो, तो वो भी एक नए प्लांट में उगाता है। ये देखो, ये ब्रायोफाइलम की एक लीफ दे रखी है और यहाँ आपको बता रखे हैं कि कैसे छोटी छोटी पत्तियाँ इसके आसपास उगी हुई हैं, ठीक है। इसमें बर्ड्स हैं, ये चीज़ यहाँ आपको बता रखी है। Plants produced by vegetative propagation takes less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। तो vegetative propagation के बारे में हमने पढ़ा, vegetative parts से ये सारे grow हो रहे हैं। ये सारे example जो हमने देखे ये सारे vegetative propagation के थे, क्योंकि यहाँ पर vegetative parts से नए plants grow किए जा रहे थे, grow हो रहे थे, ठीक है। तो जो नए प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ग्रो होते हैं उन्हें कम समय लगता है
जल्दी मतलब वो कम समय में बड़े हो जाते हैं और फ्लावर्स और फ्रूट्स भी उनमें पहले आ जाते हैं उन कंपेयर टू उन प्लांट्स से कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यानी सीड्स से जो बड़े होते हैं। अगर आप बीज से किसी प्लांट को बीज डालो फिर उस प्लांट को बड़ा करो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हें कम समय लगता है और उन पे फ्लावर्स और फ्रूट्स भी जल्दी आ जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। और एक और चीज़ बोली गई है, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। और अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, सेक्शुअल में बोथ पेरेंट्स चाहिए होते हैं। देखो सिंगल पेरेंट क्यों, क्योंकि देखो जब नए प्लांट्स बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से तो यहाँ पर दो प्लांट्स के जरिए नए का जन्म नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ एक प्लांट ही काफ़ी है। एक प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट गिर गया सॉइल पर, उसमें हमने पानी दिया और फिर एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक ही प्लांट से जब एक ही प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है एक नए प्लांट को तो वो एकदम जिस प्लांट ने प्रोड्यूस किया उसकी जैसे ही दिखने वाला होगा। तो एग्जैक्ट कॉपी होता है नया प्लांट अपने पेरेंट प्लांट का, अगर वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बड़ा हुआ है तो, ठीक है, क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, अभी आगे हम पढ़ने ही वाले हैं, दैट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अभी आप आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, आई मीन दो फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं एक नए इंडिविजुअल में जो बनता है उन दोनों से मिल करके, ठीक है। वो अभी हम आगे अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अब बडिंग एक नया टॉपिक आता है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, बडिंग, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जैसे यीस्ट एक एग्जांपल हो गया। तो यीस्ट जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के अंदर क्यों, क्योंकि वो इतने टाइनी होते हैं कि उन्हें आप अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसलिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यीस्ट एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट क्या है, एक छोटा सा बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है ग्रो होते रहते हैं और हर घंटे में बढ़ते जाते हैं। यीस्ट की मात्रा हर घंटे में बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर उसे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ ही घंटों में। और याद रखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, यूनिसेलुलर है। देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है। तो यीस्ट में सिर्फ एक सेल होता है। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। फिलहाल यहाँ पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात की गई है जो कि यीस्ट है। तो एक चीज़ याद रखो, यीस्ट में सिर्फ एक सेल पाया जाता है तो ये यूनिसेलुलर है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को आप यूनिसेलुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है, यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या बोला गया है, यीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक एक्टिविटी दे दी गई यहाँ पर यीस्ट से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आप अपने टीचर करेंगे आपके, आप मत करना, ठीक है। तो इसमें हमें एक पीस लेना है यीस्ट का, यीस्ट केक का या फिर यीस्ट पाउडर का आप पीस ले लो, बेकरी से ले लो, केमिस्ट की शॉप से ले लो। उसके बाद उस छोटे से यीस्ट को जो आपने एक चुटकी यीस्ट लेना है और उसे कंटेनर में डाल देना है। एक कंटेनर में डाल दो, कुछ पानी भी होना चाहिए, कंटेनर में कुछ पानी है और फिर एक चुटकी आपने यीस्ट लिया और उसे डाल दिया पानी में। फिर थोड़ी सी चीनी डाल दो और उसे घोल लो, ठीक है। उसके बाद उसे एक ऐसे जगह रखो जहाँ पर थोड़ा गर्म हो, एक ऐसा रूम का पार्ट जहाँ पर गर्म हो, थोड़ी गर्मी टाइप की हो, तो गर्मी में रखना है उसको। 1 घंटे बाद आप क्या करोगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपने एक कंटेनर में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा यीस्ट डाला और फिर शुगर डाली, उसके बाद उसको घोल लिया, तो उस पानी को मतलब जो अब आपका बना उस कंटेनर में, फिर आपने गर्म जगह पे रख दिया उसे थोड़ी देर के लिए। फिर जो उस कंटेनर में है लिक्विड उसको आप लोगे और कितना लेना है आपको, 1 ड्रॉप ही लेनी है, ठीक है। और 1 ड्रॉप इस लिक्विड का लेकर आप डालोगे ग्लास स्लाइड पर, कांच पे या कहीं ग्लास स्लाइड पे आपको डाल देना। उसके बाद एक माइक्रोस्कोप से आपको देखना है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि यीस्ट जो था थोड़ा सा हमने डाला था, अब तो बहुत सारे यीस्ट बन चुके हैं, ये चीज़ आप देखोगे। तो रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग। अब यीस्ट में रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होती है, बडिंग से होती है। देखो ये एक यीस्ट सेल है,
एक है अभी ये। बडिंग में क्या होता है, अभी हमने जो एक्टिविटी की ना, इसमें आप ऐसे देखते, ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ दिखाई देता। पहले एक यीस्ट सेल है, फिर ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इसके ऊपर एक बर्ड टाइप की आ जाएगी, फिर थोड़ी और बर्ड आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 और बर्ड आ गई। ये चीज़ है, एक यीस्ट सेल इतना है, उसके ऊपर फिर थोड़ा आ गया, फिर एक और बर्ड आ गई, एक और बर्ड आ गई, तो ये बर्डिंग है, यानी बर्ड्स आती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद ये बर्ड्स टूट जाती हैं अपने पेरेंट्स से। ये पेरेंट था और ये रिप्रोड्यूस करते जा रहा है, अपने ऐसे छोटे छोटे बर्ड देते जा रहा है, ठीक है। तो ये यीस्ट सेल है। अब कुछ समय बाद ये सारी बर्ड्स डिटैच हो जाएंगी इस पेरेंट से, इस यीस्ट से, ठीक है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। ये सारी बर्ड्स हैं जो ऊपर आती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं यीस्ट सेल के ऊपर, ठीक है। बर्ड ग्रेजुअली ग्रो करती हैं और फिर अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती हैं, यानी टूट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक नया यीस्ट सेल फॉर्म हो जाता है, फिर नए यीस्ट में फिर और सारे बर्ड्स ग्रो करेंगी और फिर वो टूट जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है और ऐसा चेन चलता रहता है। एक यीस्ट है, उसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स ग्रो करी, फिर ये टूट गई, फिर इस बर्ड्स के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स ग्रो करी, और फिर ऐसे करके पूरा चलता जाता है, ठीक है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। और अगर ये प्रोसेस चलता गया तो छोटे से समय में, मतलब थोड़े से टाइम में ही बहुत सारे यीस्ट के सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। आपने स्लिमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स में, छोटे छोटे तालाबों में और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ में। स्टैग्नेंट का मतलब जो स्थिर होते हैं, ठीक है, मूविंग नहीं होते, जो एकदम स्थिर होते हैं एक जगह पे। तो ऐसी जगहों पे, ऐसे पानी में, पॉन्ड्स में आपने देखे होंगे कुछ ग्रीन कलर के पैचेस धब्बे से पड़े होते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी एल्गी हैं। चलो मैं आपको सिंपल से बताती हूँ। एक पॉन्ड है, उसमें आपने कभी कभी हरा हरा कुछ देखा होगा, ग्रीन ग्रीन देखा होगा, उसको हम एल्गी कहते हैं। अब एल्गी क्या होता है, एल्गाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये चीज़ अब देखो, ये एल्गाई है, ठीक है। ऐसे कुछ ग्रीन ग्रीन से आप देखोगे तालाब में, तो ये एल्गाई होगा। तो अगर एल्गाई को वाटर और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल गए, पोषण वगैरह, पानी वगैरह अच्छा खासा मिल गया, तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। और जैसे हमने देखा यीस्ट का, तो यीस्ट किससे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग से। हमने देखा ना बडिंग में क्या होता है, एक यीस्ट है, उसके ऊपर बर्ड्स आते जाते हैं, तो ये तो बडिंग का प्रोसेस होता है। और ये ध्यान रखो, ये सब मैं जो बता रही हूँ वो एसेक्सुअल के हैं। तो बडिंग देख लिया। अब एक होता है फ्रेगमेंटेशन। एल्गाई में फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। बडिंग होती है यीस्ट में, और एल्गाई में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखो सिंपली से समझते हैं। एक जो एल्गा है वो ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में। एक एल्गी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट गया। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं या जो पीसीज हैं वो और नए इंडिविजुअल्स में टूटेंगे। जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है तो ये लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे ये एक एल्गा है, ठीक है, ये पूरा एक है, फिर इसने 2 में टूट गया, ऐसे 2 में टूट गया, ठीक है। तो ये पेरेंट बन गया और ये दोनों इसके एक तरीके से ऑर्गेनिज्म इसने रिप्रोड्यूस कर दिए। अब ये दोनों जो हैं, अब इसमें ये वाला पूरा एक एल्गा है, ये फिर 2 एल्गी में टूटेगा, ये वाला भी 2 में टूटेगा, फिर इसका एक ये 2 में टूटेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू होता चला जाएगा और बहुत जल्दी ये रैपिडली जो है प्रोड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने एल्गी में क्या होता है, ये चीज़ को ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोजायरा। स्पाइरोजायरा क्या है, एक एल्गाई का नाम है स्पाइरोजायरा, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा कि जो फंजाई जो होता है ब्रेड पीस में, वो स्पोर्स से ग्रो करता है जो कि एयर में होते हैं प्रेजेंट। तो आपने देखा होगा जो ब्रेड होते हैं, अगर वो काफ़ी समय तक रखे रहें और काफ़ी समय बाद जब वो सड़ जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा ग्रीन कलर का या फंजाई जो है जम जाते हैं, थोड़े वो गंदे से हो जाते हैं, है ना। तो वो जो जमती है, वो जो गंदा सा हो जाता है ब्रेड पीस पे, वो हवा में प्रेजेंट स्पोर्स की वजह से होता है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट एंड दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो सबसे पहले यहाँ स्पोर्स की बात की गई, तो स्पोर्स समझ लेते हैं क्या है। तो अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में हमने एक एक्टिविटी भी की थी, रिपीट एक्टिविटी 1.2 करने के लिए कहा गया है ना। तो एक्टिविटी में यही था कि एक ब्रेड आपको लेना है, उसको काफ़ी देर तक आप छोड़ दो तो बाद में वो सड़ जाता है, उसके ऊपर फिर ग्रीन कलर के कुछ धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, वो गंदा सा हो जाता है। तो फंगी बोलते हैं, फंजा या फंगी, ठीक है।
इसको बोल सकते हो। तो जो फंगस होता है तो वो आप देखोगे एक ब्रेड के ऊपर ऐसे धब्बे टाइप की ग्रीन कलर के या किसी भी कलर के गंदा गंदा सा हो जाता है ब्रेड। अब उस फंगी को आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको उसमें छोटे छोटे छेद टाइप के स्पोर्स टाइप के दिखेंगे, जो कि इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल से स्पोर्स दिखेंगे। तो फंगी के अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये छोटे छोटे गोल गोल से स्पोर्स जो फंगी के अंदर होते हैं एक बार उड़ गए, एक बार रिलीज़ हो गए, तो ये हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो हवा में उड़ते रहते हैं और बहुत हल्के होते हैं ये, तो बहुत जल्दी उड़ते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस जल्दी कवर करते हैं। तो स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो यहाँ बोला गया है हर स्पोर जो होता है, जैसे गोल गोल से स्पोर होते हैं ना, हर स्पोर के ऊपर एक ऐसे बॉडी अच्छे से ओवरकोट किया गया होता है, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हर स्पोर के ऊपर एक कोट टाइप का होता है पूरा, ठीक है, जिससे जब स्पोर उड़ें तो कुछ बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, लो ह्यूमिडिटी होगी, तो ऐसे समय में भी वो सर्वाइव कर सकें, ऐसे टेम्परेचर्स में भी वो सर्वाइव कर सकें, इसलिए उनके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से कोट लगाया जाता है, ठीक है, लगा हुआ होता है, तो वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो अब ये स्पोर्स जो हैं वो भी जर्मिनेट होते हैं और नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो अभी जो स्पोर्स हैं वो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वो हवा में उड़ते हैं, यहाँ पर लिखा भी था आर प्रेजेंट इन द एयर। तो एक फंगाई ये बना देते हैं, स्पोर्स उड़ रहे हैं हवा में, फिर वो एक जगह इकट्ठे हो गए तो फंगस जो फंगाई होता है वो एक उस जगह बन जाता है, ठीक है। तो स्पोर्स फंगाई बनाते हैं, ये चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है। और जब एक बार कहीं से स्पोर, किसी फंगी में से स्पोर उड़ गए तो फिर वो दूसरी जगह उड़ के जाके दूसरी जगह फंगी बना देते हैं, ये चीज़ काम होता है उनका, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये हिस्सा है, ठीक है। तो जब एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, मतलब एक स्पोर कहीं आ गया और फिर वो उगना शुरू हो गया, तो वो एक प्लांट में भी बदल जाता है, जैसे मोस हो गए, फर्न्स हो गए, ठीक है, ये प्लांट हैं जो स्पोर्स के द्वारा उगे जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखें, मॉस और फर्न्स, ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो स्पोर्स के द्वारा उग जाते हैं, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, यहाँ पर हमने सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो अब आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, और फिर हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा जो एल्गी में होता है, फिर हमने बडिंग पढ़ी जो यीस्ट में होती है, और क्या पढ़ा, और हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सारे वेजिटेटिव पार्ट्स से, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे जब कोई प्लांट उगता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ ली है। अब सेक्सुअल की बात करते हैं। तो सेक्सुअल में हम सबसे पहले तो जान ही चुके हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने पता है कि फ्लावर्स के फ्लावर प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एक फूल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक फ्लावर है, उसमें जब कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कुछ सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, एक फ्लावर है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उस प्लांट पे, एक प्लांट है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उस प्लांट पे एक फ्लावर उगाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ कही गई है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक आपका प्लांट है, काफ़ी समय बाद उस पर एक फ्लावर उगाता है, और यहाँ क्या कहा गया है कि ये फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। अब फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर से, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें आपको जानना है कि एक फ्लावर में स्टेमन्स होती हैं और पिस्टिल होती हैं, ये दो होते हैं पार्ट्स, ठीक है। एक फ्लावर आपने देखा होगा तो उसमें स्टेमन्स भी होती हैं और पिस्टिल भी होती हैं। अब स्टेमन्स को याद रखो, स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, ये आपका एक प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप, प्लांट नहीं है, फ्लावर है, मैं बार बार फ्लावर को प्लांट बोल रही हूँ। सो ये एक फ्लावर है आपका, ओके।
फ्लावर में यहाँ मैंने आपको बताया था स्टेमन और पिस्टिल, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, इतना सारा चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, आप बहुत आराम से देखो। या चलो पहले ना आपको मैं चैप्टर का आगे वाला, चैप्टर में भी आपको डायग्राम दिया गया है वो दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आपका क्या है, स्टेमन है, और ये क्या है, पिस्टिल है। ये फ्लावर में कहाँ पाई जाती है, देखो स्टेमन कुछ इस तरीके से दिखता है, पिस्टिल कुछ इस तरीके से दिखता है। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इतना पहले आप अपने माइंड में अच्छे से बैठाकर रख लो। अब स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी पार्ट्स होते हैं, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब उसके अंदर भी ये जो ऊपर वाला होता है इसको एंथर कहते हैं, और ये जो होता है इसको फिलामेंट कहते हैं। इसी तरीके से पिस्टिल है, पिस्टिल में के भी पार्ट्स होते हैं। पिस्टिल में ये जो ऊपर होता है गोल सा, इसको स्टिग्मा कहते हैं, ऐसे टाइप का। ये जो है ये वाला हिस्सा, इसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक गोल टाइप का कुछ आ जाता है, इसको हम कहते हैं ओवेरी, ठीक है। ओवेरी को अगर आप तोड़ दो तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे बीज टाइप के दिखते हैं, उनको कहते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ओके। और हो सकता है डायग्राम भी बनाने को आ जाए, तो आप यहाँ से देखो। अब मैंने आपको बता दिए पिस्टिल और स्टेमन के बारे में। तो स्टेमन की शेप याद है ना, कुछ इस तरीके से स्टेमन होते हैं, ये स्टेमन होते हैं। और पिस्टिल की शेप याद है, पिस्टिल होते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो शेप आपको याद रखनी है। अब यहाँ एक फ्लावर को देखो, फ्लावर के आगे आप जो पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर की, उनको तोड़ दो तो फ्लावर के अंदर आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिलता है। अब इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है आपका, पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल है ये। पिस्टिल में ऊपर की तरफ, मैं पहले चेंज करती हूँ कलर इसका, ब्लैक कर लें। ये देखो ऊपर की तरफ स्टिग्मा हमने पढ़ा, ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। और ये डंडी सी, डंडी टाइप की, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और फिर आती है आपकी गोल टाइप की, इसको हम कहते हैं ओवेरी। और ओवेरी के अंदर जो बीज देख रहे हो ना, बीज टाइप के, इनको हम कहते हैं ओव्यूल्स। ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं लिख देती हूँ, ओव्यूल्स, ठीक है। दिस इज़ ऑल। अभी ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की हमने, पिस्टिल की बात की। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन की बात करते हैं। भाई स्टेमन कहाँ है यहाँ पर, पिस्टिल देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और स्टेमन ये रहे साइड में, ये जो आप सारे देख रहे हो ना, ये सारे स्टेमन हैं, ठीक है। स्टेमन में ये जो ऊपर आप देख रहे हो गोल सा, इसको एंथर कहा जाता है। और ये जो ये एंथर जिस पर उगा हुआ है, ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाकी जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम पेटल कहते हैं, और ये जो लीव्स निकली होते हैं साइड साइड में, इनको हम सेपल कहते हैं। ये इतना सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट तो आपका स्टेमन और पिस्टिल है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। डायग्राम मैंने आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपकी बुक में ना बस ये दिए गए हैं और आप इनसे समझ नहीं पाते कि ये एक फ्लावर के अंदर कहाँ लोकेटेड होते हैं। वैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि ये रहे आपके स्टेमन, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत कुछ जान लिया स्टेमन के बारे में, पिस्टिल के बारे में, काम क्या है इनका। अब एक एक्टिविटी यहाँ आपको दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। आपको मस्टर्ड या चाइना रोज़ या पेटूनिया फ्लावर लेना है और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को सेपरेट कर देना है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि पिस्टिल और स्टेमन, ठीक है। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टिल। फिर आप स्टेमन और पिस्टिल के बहुत सारे पार्ट्स देख पाओगे जो अभी मैंने आपको बता दिए, एंथर, फिलामेंट, और पिस्टिल के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आप अगर रियल में देखना चाहते हो तो आप कोई भी मस्टर्ड का, चाइना रोज़ या पेटूनिया का फ्लावर ले सकते हो, उसको तोड़ सकते हो और फिर उसके अंदर पिस्टिल और स्टेमन को सेपरेट करके पार्ट्स देख सकते हो। फ्लावर्स जिनमें सिर्फ पिस्टिल होता है या सिर्फ स्टेमन्स होते हैं उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो देखो कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसके अंदर या तो सिर्फ आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, स्टेमन, या फिर आपको सिर्फ ये पिस्टिल मिलेगी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर या तो सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है या फिर स्टेमन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको सेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। यूनी का मतलब ही होता है वन, यूनी का मतलब होता है वन, तो यानी सिर्फ वन सेक्स, यानी वन चीज़ आपकी प्रेजेंट है, या तो स्टेमन प्रेजेंट है या पिस्टिल
प्रेजेंट है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाते हैं ये। और बाइसेक्सुअल क्या हो जाते हैं, जिनमें दोनों स्टेमन्स भी प्रेजेंट है और पिस्टल भी प्रेजेंट है, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। अब एग्जाम्पल भी हैं आपके कॉर्न, पपाया, कोकुम्बर, ये तो आपके कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाते हैं, जबकि मस्टर्ड, रोज़ एंड पेटूनिया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इन मतलब कि कॉर्न, पपाया, कोकुम्बर के पौधों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और मस्टर्ड, रोज़ और पेटूनिया के पौधों में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, एग्जांपल्स आप याद कर लेना। अब बोथ मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। अब ऐसा भी हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे कि एक पौधा है, पौधे में आपके फूल उगते हैं, तो एक पौधे में 2 फूल उगे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। एक पौधे में ऐसे 2 फूल उग गए। अब एक जो है वो मेल, उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरे में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो दोनों ही यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन एक में मेल है एक में फीमेल है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एक पौधे में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही फ्लावर हो और फिर दूसरा पौधा है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फूल हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। Could you identify the anther and the filament of a stamen? Anther contains pollen grains which produce male gametes. तो अब मेल गैमेट्स के बारे में बात करते हैं। मेल गैमेट्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब भी दोनों आपस में मिलते हैं ना, तभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। देखो, सबसे पहले हम एकदम आसानी से समझते हैं, स्टेमन है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो आप इस वीडियो को काफ़ी बार देख सकते हो, इस पार्ट को, क्योंकि आप शुरू में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी बुक में काफ़ी बार रीड करो, समझो, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अभी देखो, ये स्टेमन है, स्टेमन में हमने एंथर पढ़ा। ये जो एंथर है इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स ही क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स ही प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक इसी तरह पिस्टिल में फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो इसलिए इसमें मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो एंथर के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, इतना समझ लो। उसके बाद आ जाती है आपकी पिस्टिल की बात। पिस्टिल में हमने ओवेरी देखी, ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल्स। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। अब एक ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन ओव्यूल्स के अंदर ही फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल गैमेट्स यानी क्या, एग, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। और जब ये मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स जो इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बन रहे हैं, जब ये आपस में मिल जाएंगे ना, तब आपका शुरू होगा आगे का प्रोसेस। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो ज़ाइगोट बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, एकदम अच्छे से याद रखनी है। आप चाहो तो इस वीडियो के इस वाले पार्ट को देख सकते हो, जिससे आपको बार बार समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो देखो, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होना यानी आपस में मिलना। जब ये आपस में मिलेंगे तो ज़ाइगोट बनाएंगे, ठीक है। इतनी सी चीज़ यहाँ कही गई है। फिर हम पॉलिनेशन के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, इतना पहले आपको समझ आ जाना चाहिए अच्छे से। तो अब आ जाते हैं पॉलिनेशन पे। तो पॉलिनेशन जनरली pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. Since pollen grains are light they can be carried by wind. देखो, पॉलिनेशन सबसे पहले एक भूजो का क्वेश्चन है, ऊपर उसको पढ़ते हैं। देखो, भूजो जानना चाहता है कि मेल गैमेट जो होते हैं pollen grain में जो होते हैं, हमने पढ़ा एंथर के अंदर pollen grains होते हैं, ये हमने जाना, ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स को। और फिर हमने पढ़ा कि मेल गैमेट्स और जो ओवेरी के अंदर, पिस्टल में ओवेरी के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं, एग जिनको कहा जाता है। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब एक आपस में मिल जाते हैं तो वो ज़ाइगोट बनाते हैं। अब ये आपस में मिलेंगे कैसे, ये चीज़ का आंसर है पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन भूजो ने पूछा है कि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक कैसे पहुँचते हैं, तो उसी का आंसर है पॉलिनेशन में। देखो क्या होता है, जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। देखो, पॉलन ग्रेन्स में
ऐसे पॉलन ग्रेन्स है, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको, जिनसे वो सूख ना जाए, इसी वजह से एक कोट करा जाता है उनके ऊपर। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बड़े हल्के होते हैं, तो हवा का झोंका आ गया है ना, तो हवा से भी वो उड़ सकते हैं, ठीक है। तो हवा हो गई या फिर वाटर हो गया, इन दोनों चीज़ों से वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है, उड़कर या तैरकर, जैसे भी बोलो, वाटर या एयर की मदद से। तो इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज़। अभी फ्लावर्स पर इंसेक्ट्स भी बैठते हैं, है ना, तो इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, पॉलन को अपनी बॉडी पे चिपका लेते हैं और पॉलन्स जो होते हैं वो कहीं और पहुंच जाते हैं। तो कुछ पॉलन्स जो होते हैं, मतलब इसी तरीके से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरी जगह पहुंचते हैं, ठीक है, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। तो कुछ पॉलन्स जो होते हैं वो फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं जाकर के, जो कि सेम काइंड का होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो सिंपल सा पॉलिनेशन की ये डेफिनेशन है कि द ट्रांसफ़र ऑफ अ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन्स का एंथर में से, अब चाहे एंथर में से वो किसी भी तरीके से जाएं, एयर से, वाटर से या इंसेक्ट्स के थ्रू, लेकिन जब वो एंथर में से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक, यहाँ पिस्टिल के पार्ट है ना, स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, इधर तक पहुँच जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर, इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, अगर पॉलन if the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination। तो जब pollen जो होते हैं वो स्टिग्मा पर पहुंच गए, दूसरे, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो एक फ्लावर है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो जो यहाँ एंथर में से पॉलन्स जो हैं उड़ कर के यहाँ पर स्टिग्मा पर पहुँच गए और सेम ही फ्लावर में, ठीक है, सेम ही फ्लावर में रहे, यहाँ बस पॉलन स्टिग्मा तक पहुँच गए, ठीक है, लेकिन फ्लावर सेम ही हैं। तो ये, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि पौधा है, पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, ठीक है, एक ऊपर है, एक नीचे की तरफ है। अब यहाँ का जो एंथर है, यहाँ इस फ्लावर का एंथर है, ठीक है, यहाँ से जो है इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स यहाँ इधर उड़कर आ गए, नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गए। तो देखो, फ्लावर दोनों सेम ही प्लांट पे हैं, ठीक है, सेम ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स हैं, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। अगर पॉलन स्टिग्मा पर पहुँचे, सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचे, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पॉलन पहुंच गए, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब ये तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात रही, ठीक है, ये थी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद आता है हमारा when the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called cross pollination। देखो, अब यहाँ पर एक पौधा ये है और एक पौधा ये, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है, ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिए इतना, ये ऐसी ही है ड्राइंग, ओके। तो अब क्या है यहाँ पर समझाने के लिए, तो देखो, एक पॉलन है, इस वाले पौधे पर एक फ्लावर है, तो यहाँ दूसरा वाला पौधा है, उस पर भी एक फ्लावर है। तो जब पहले वाले पौधे पे जो फ्लावर है उसका पॉलन, ठीक है, दूसरे वाले पौधा जो है उधर पहुंच जाए, दूसरे वाले पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर, ठीक है, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुँचे, ठीक है, सेम काइंड का, दोनों सेम काइंड के पौधे हैं, और यहाँ पर जो फूल का पॉलन है वो दूसरे प्लांट के फूल के स्टिग्मा पर जाकर के गिर गया, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि पौधे अलग अलग हैं। अगर सेम पौधे होते और दो सेम पौधों के दो फ्लावर हैं, इधर ये जो फ्लावर है इसका जो पॉलन है वो सेम पौधे के ही दूसरे उस पर गिर गया, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो वो तो सेल्फ पॉलिनेशन होता, लेकिन ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है।
तो अब यहाँ एक डायग्राम भी है पीछे, मैं दिखा देती हूँ। ये है डायग्राम, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इससे और अच्छे से समझ जाओगे। देखो सेम पौधा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है और ये पॉलन्स है। तो यहाँ पॉलन्स हैं तो इधर से सेम फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें स्टिग्मा भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है आपका जो होता है स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है पिस्टिल। तो अब यहाँ पॉलन एंथर से जाकर के इधर स्टिग्मा पर गिर गए, सेम फ्लावर है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और से अगर ये दो फ्लावर्स होते एक ही पौधे पर और इधर का जो पॉलन है वो दूसरे पौधे फ्लावर पर गिरता, लेकिन पौधा एक ही होता, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन में आता। फिर क्रॉस पॉलिनेशन, देखो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पहले वाले फ्लावर का जो पॉलन है वो दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के गिर रहा है, ठीक है। और दोनों के पौधे अलग अलग हैं, ये दूसरे पौधे पर है फ्लावर और ये दूसरे पौधे पर है फ्लावर, तो ये दोनों, ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन में आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम के थ्रू भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, यही चीज़ बोली गई है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। सो फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है ना, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट कैसे बनता है अभी मैंने बताया, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। अब देखो गैमेट्स, देखो ये जो मैंने बताया था कि जो पॉलन्स होते हैं उनके अंदर ही क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं, वही मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब पॉलन ही स्टिग्मा पर पहुंच गए, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंच गए, तो अब फीमेल के जो गैमेट्स हैं और मेल के गैमेट्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो फ्यूजन होना यानी दोनों का मिल जाना आपस में, तो जाइगोट बन जाता है। देखो यहाँ इधर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन दिखा रखा है। देखो ये पॉलन ग्रेन है, ये देखो स्टिग्मा पर लैंड हो गया, ये पॉलन है, देख पा रहे हो, ये पॉलन है और ये आपका स्टिग्मा की शेप दे रखी है। अब ये जो पॉलन है वो इस पूरे स्टिग्मा पर यहाँ जाके लैंड हो गया। अब ये स्टिग्मा से अंदर जाता जाएगा और देखो ये बीच में आपका ओवम है, ओवम आपका ओवेरी है ना, ओवेरी के अंदर आपका ओवम, ठीक है, यानी कि फीमेल गैमेट है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन आया और यहाँ ओवेरी के अंदर चला गया, ठीक है। पॉलन आया, मेल गैमेट आया और ये फीमेल गैमेट से जाकर के मिल गया ओवेरी के अंदर जाके, तो यहाँ बन जाएगा आपका जाइगोट फॉर्मेशन, यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट बन जाएगा। अब जब ये जाइगोट, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जाइगोट बन जाना यानी फर्टिलाइजेशन होना, जाइगोट फॉर्मेशन यानी फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सेम फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। अभी आप क्लास 8 में रिप्रोडक्शन का एक और चैप्टर है, उसमें आप एनिमल्स में देखोगे, ह्यूमंस में देखोगे कि उसमें भी यही होता है सिमिलरली, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन की बहुत बार आती है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन समझ आ गया। उसके बाद ये जाइगोट बाद में जाकर के एम्ब्रियो बन जाता है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। बाद में जाकर के ये जाइगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। उसके बाद आती है बारी फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब फ्रूट्स कैसे बनते हैं और सीड कैसे फॉर्म होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यानी जब आपका जाइगोट बन गया तो ओवेरी जो है वही बन जाती है फ्रूट में, वही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ, दूसरे पार्ट्स झड़ जाते हैं यानी फॉल्स ऑफ हो जाते हैं। तो देखो क्या होता है, देखो आपका ओवेरी है तो ओवेरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होने लग जाएगी और ये जो बाकी के पार्ट्स हैं ये ओवेरी, अब जब जाइगोट बन गया यानी फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट का, तो अब यही ओवेरी जो है बाद में एक ऐसे बड़ा शेप ले लेगी, फ्रूट का शेप ले लेगी, और ये जो आपके स्टिग्मा हो गए, स्टाइल हो गए, ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स हैं इसके, ये नीचे वाली जो है, ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं झड़ जाएंगे यानी टूट जाएंगे, ठीक है, टूट कर गिर जाएंगे। बस बचेगा क्या, ओवेरी बचेगी, ओवेरी भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसे बन जाता है फ्रूट, ठीक है। और बाकी के पार्ट्स जो हैं पिस्टिल के वो सारे गिर जाते हैं। द फ्रूट इज़ द राइपन्ड ओवेरी, जो ओवेरी पक जाती है ना पूरी अच्छी तरीके से, तो वही फ्रूट हो जाता है। और ओवेरी के अंदर हमने देखे थे ओव्यूल्स होते हैं, तो ओव्यूल्स, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, वो ओव्यूल्स से ही सीड भी बन जाते हैं। ये देखो ये छोटे छोटे ओव्यूल्स देख रहे हो, तो यही सीड हो जाते हैं, ठीक है, इन्हीं से सीड बन जाते हैं, ये चीज़ कही गई है। उसके बाद आता है द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो कॉल्ड इंक्लोज्ड
सॉरी द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इंक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। और हर सीड के अंदर जो सीड होते हैं, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सीड के अंदर दबा होता है जिससे उसे प्रोटेक्शन मिल सके, ऐसे यहाँ पर बोला गया है द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इंक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। तो कुछ तो फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी और जूसी टाइप के होते हैं, जैसे मैंगो हो गया जिसमें जूस होता है ना, ऑरेंज हो गया जूसी टाइप का होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स काफ़ी हार्ड होते हैं जैसे आलमंड और वॉलनट्स, ठीक है। अब आ जाती है सीड डिस्पर्सल की बात। In nature, same kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. Nature में सेम ही तरीके के प्लांट्स डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। कोई एक तरीके का प्लांट है तो ज़रूरी नहीं है कि एक एरिया उसी में आपको वो प्लांट देखने को मिलेगा, बहुत अलग अलग एरिया होते हैं उसमें सेम काइंड के प्लांट देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि सीड्स जो हैं डिस्पर्स्ड होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। इसका मतलब क्या है समझते हैं। Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds of fruits sticking to your clothes. कभी कभी जब आप पार्क में या खेत में या फॉरेस्ट में ऐसे वॉक करने जाते हो तो आपको घर आकर ये आपको पता चलता है कि आपका जो कपड़े हैं उन पे सीड्स चिपक जाते हैं, ठीक है, बीज चिपक जाते हैं, कभी कभी फ्रूट्स भी। तो डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स? कि आपने कभी सोचा कि ये सीड्स क्यों आपके कपड़ों पे चिपक जाते हैं? आपको क्या लगता है क्या होगा अगर सारे के सारे सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर? सारे सीड्स एक ही जगह गिर जाएं और वहीं ग्रो होने लग जाए। देखो एक जगह है, उस जगह सीड्स गिरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जगह पेड़ पौधे होंगे, और भी जगह पेड़ पौधे होते हैं। तो सीड्स सिर्फ एक जगह नहीं गिरते, अलग अलग जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह ही पौधे उगेंगे, नहीं, अलग अलग जगह पौधे उगते हैं काफ़ी, है ना। तो देयर वुड बी सेवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। अगर एक ही जगह बहुत सारे के सारे प्लांट्स एक ही जगह ग्रो हो गए, सारे के सारे जो सीड होते हैं वो एक ही जगह गिर गए, तो बहुत सारा कंपटीशन नहीं हो जाएगा? कैसे कंपटीशन होगा? देखो सनलाइट मिलना सभी प्लांट्स को ज़रूरी रहेगा, वाटर मिलना भी सभी प्लांट्स को ज़रूरी रहेगा, स्पेस की कमी पड़ जाएगी वहाँ पर, मिनरल्स भी सभी को चाहिए, तो उसके लिए कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि सारे एक जगह ग्रो हो रहे हैं तो सबको इक्वली चाहिए, तो ऐसा कंपटीशन रहेगा। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्थी प्लांट्स। और सबको अगर नहीं मिला बराबर और अच्छे से नहीं उन्हें न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले, वाटर नहीं मिला, तो क्या होगा, वो हेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। प्लांट्स को क्या बेनिफिट होता है? प्लांट्स को बेनिफिट होता है सीड डिस्पर्सल से। अब सीड्स डिस्पर्सल है क्या? इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स आउन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। अब एक जगह सारे प्लांट्स ग्रो ना हो जाएं, इसी चीज़ को बचाता है, इसी चीज़ को होने से बचाता है सीड डिस्पर्सल। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और अलग अलग जगह प्लांट्स ग्रो होंगे तो उन्हें नई नई जगहें देखने को मिलेंगी, नए नए हैबिटेट्स में वो लोग ग्रो होंगे। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। विंग्ड सीड्स, अच्छा इधर तक समझते हैं पहले। सीड्स और प्लांट्स के फ्रूट्स, जो सीड्स होते हैं, सीड डिस्पर्शन का क्या मतलब? बेसिकली देखो जो सीड्स होते हैं वो हवा आई तो हवा की वजह से सीड्स यहाँ पर पड़े हैं, तो हवा की वजह से दूसरी जगह भी जाकर गिर जाते हैं वही सीड्स, ठीक है। या पानी की वजह से तैरकर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, या फिर एनिमल्स, कुछ कांटे वाले एनिमल्स होते हैं जिनके कांटों पे चिपक जाते हैं सीड्स और फिर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो ऐसा होता है, और ऐसा होने से ही क्या होता है, एक जगह सारे सीड्स नहीं होते, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अलग अलग जगह प्लांट्स ग्रो होते हैं, एक जगह नहीं होते। एक जगह होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बताया कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस, है ना। लेकिन ये सब नहीं होगा अगर सीड डिस्पर्शन होगा। तो सीड डिस्पर्शन होता है, इसी वजह से हर जगह आप प्लांट्स देख पाते हो सेम काइंड के। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल। आप फिगर 8.13 में ए और बी देखो, ये कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनके पंख होते हैं, इनके छोटे छोटे पंख होते हैं। ये एक सीड है और ये भी एक सीड है, ये देखो ये पंख देख पा रहे हो आप, तो ये उड़कर भी पहुंच सकते हैं। एंड यहाँ पर लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। फिगर 8.14 में देखो आप, यहाँ पर कुछ हेयरी सीड्स भी होते हैं जिनमें ऐसे बाल टाइप के होते हैं, ठीक है। सनफ्लावर के हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ मादार, यानी आक के पेड़ में आक का जो होता है उसमें हेयरी सीड होते हैं, ठीक है। तो ये बता रखे हैं आपको।
उसके बाद गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। अब जिनमें ऐसे बाल टाइप के होते हैं वो हवा से बहुत दूर तक जा कर के गिर जाते हैं, ठीक है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ तो वाटर पानी आ गया तो उसमें तैरते तैरते किसी और जगह पहुंच जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एज एन कोकोनट। अब हर सीड अलग अलग तरीके का होता है। अब जो पानी में फ्लोट होकर के चले जाते हैं दूसरी जगह तो उनमें फ्लोटिंग एबिलिटी आ जाती है, तो वो स्पंजी और फाइब्रस उनका आउटर कोट होता है। जैसे ऐसे तो ऐसे ऐसे टाइप का कुछ उनका आउटर कोट रहता है जिससे वो ईजिली फ्लोट कर पाएँ पानी में और दूसरी जगह जा पाएँ। कुछ सीड जो है वो एनिमल्स से डिस्पर्स हो जाते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड टू डिस्टेंस प्लेसेस। जिनमें कुछ ऐसे स्पाइनी सीड्स, कुछ कांटे वाले सीड्स वो भी एनिमल से लग कर के कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, दूर दूर जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके एग्जांपल्स जो एनिमल से स्टक होकर कहीं और जाते हैं उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक्सियांथियम हो गया, यूरेना हो गया। कुछ सीड्स जो हैं डिस्पर्स हो जाते हैं जब फ्रूट बर्स्ट होता है फिर सडन जग्स। कभी कभी क्या होता है, एक फल है वो अचानक से फूट जाता है तो उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो बहुत दूर दूर तक जा कर के फैल जाते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कास्टर एंड बाल्सम। कास्टर और बाल्सम दो ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये एक्सियांथियम भी दे रखा है, मैंने देखा नहीं, ये एक्सियांथियम है ये जो मैंने आपको बताया ना। देखो यहाँ पर एक्सियांथियम और यूरेना के हमने एग्जांपल देखे। ये एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, तो एक्सियांथियम उनका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। और बस यहीं पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। सीड डिस्पर्शन आपका लास्ट टॉपिक था। इसमें हमने सीड्स के टाइप्स देख लिए, देखो कितने अलग अलग टाइप की सीड्स हैं। और सीड डिस्पर्शन में बेसिकली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सीड्स पहुंच जाते हैं। अब वो वाटर के थ्रू जा सकते हैं, एयर के थ्रू जा सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीक़ों से जा सकते हैं। अब यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं और व्हाट हैव यू लर्नड है, इनको आप पढ़ सकते हो जिससे आपको चैप्टर का दोबारा से समरी हो जाए, सब कुछ रिकैप हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इससे पहले के चैप्टर्स जितने हमने कवर कर रखे हैं आप हमारे चैनल पर, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, तो आप जा कर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऐड कर रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो चैप्टर आपको देखना है वो देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट देने की कोशिश करूँगी, मैथ्स भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।